नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को दी करोड़ों की सौगातें। हिसार एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का किया शुभारंभ। थर्मल और बायोगैस प्लांट का भी किया शिलान्यास। मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता, वक्फ बोर्ड पर बोले पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वक्फ कानून बदलने का लगाया आरोप। सीएम नायब सैनी का नौकरशाही पर कड़ा प्रहार। अधिकारियों की दोहरी पोस्टिंग पर लगाई रोक। अधिकारियों को उनके गृह नगर में नहीं मिलेगा अतिरिक्त प्रभार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को दो बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यमुनानगर के कैल गांव में आयोजित विकसित भारत विकसित हरियाणा समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई और मुकारमपुर में बनने वाले बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। यह शिलान्यास यमुनानगर के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। थर्मल पावर की इस इकाई पर कुल 8,469 करोड़ रुपए, जबकि बायोगैस प्लांट पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बायोगैस प्लांट 10 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के साथ मंच पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, किंग राजू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनके अलावा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को उड़ान सेवा की भी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के जिस नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है, इसकी लागत 410 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। और उन्होंने दावा किया कि अगर वक्फ बोर्ड अपने मूल उद्देश्य के अनुसार काम करता तो भारत में मुसलमानों को गरीबी में जीने और पंचर ठीक करने जैसे नीच काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और सामाजिक न्याय की कीमत पर अपने वोट बैंक को लाभ पहुंचाने के लिए वक्फ नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया। हिसार में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सत्ता हासिल करने का हथियार बना लिया। आपातकाल के दौरान सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान की भावना की हत्या कर दी गई। संविधान धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वाकई मुसलमानों से हमदर्दी होती तो कांग्रेस किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती।
हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कस दी है। हरियाणा में नौकरशाही पर सीएम सैनी ने कड़ा एक्शन लिया। जानकारी के मुताबिक जिला स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मुख्यालय और जिलों में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती कर दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य भर के विभागाध्यक्षों और विभागों और जिलों में कार्यरत नोडल अधिकारियों को भेजे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उनसे कहा है कि वे कम वेतनमान पर काम कर रहे अधिकारियों को उच्च वेतनमान वाले पद का अतिरिक्त प्रभार न सौंपे। अधिकारियों को उनके गृहनगर में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा। यह कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे गैर जिम्मेदाराना निर्देशों पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित होगा। वहीं इस निर्णय से जूनियर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। इन दोनों निर्णयों के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा यह दोहरा निर्णय राज्य के खजाने से फालतू खर्च को बचाने में भी सहायक होगा। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत राम रहीम अपनी छुट्टी बिता रहा है। डेरा प्रमुख भारी सुरक्षा के बीच रोहतक जेल से सिरसा मुख्यालय पहुंचकर वहां अपने दिन काट रहा है। हरियाणा सरकार ने बीते बुधवार को विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी थी। गुरमीत राम रहीम बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 13वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। नियम के मुताबिक राम रहीम को सिरसा आश्रम में ही 21 दिन की छुट्टी काटने की इजाजत दी गई है और इस अवधि के दौरान वह सिरसा आश्रम में ही रहेंगे। डेरा के स्थापना दिवस और स्थापना माह के अवसर पर डेरा प्रमुख ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया और उनसे सेवा जारी रखने को कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अनुयायियों से अपील भी की कि वे घर पर ही रहें और डेरे के नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान से बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। दिल्ली में सीएम नायब सैनी ने जब ये बयान दिया उस समय सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे थे। खास बात यह कि नायब सिंह सैनी ने ये बयान उनके सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में दिया। दरअसल बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए के 2 बड़े घटक दल बीजेपी और जेडीयू की तरफ से सीएम पद को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि कई बार बिहार में एनडीए के नेता ये कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन वहीं साथ ही नेताओं की तरफ से यह भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय कर लिया जाएगा। लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि बिहार में बीजेपी अगला चुनाव सम्राट चौधरी के लीडरशिप में लड़ेगी। जींद के उचाना में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उचाना से लितानी रोड पर गांव दुर्जनपुर के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। स्विफ्ट कार ने पेट्रोल पंप से निकल रही डिजायर कार को टक्कर मार दी, जिससे स्विफ्ट कार में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार करीब 20 फुट की दूरी तक उछलकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। कार पेड़ से लगभग 5 फुट ऊपर जाकर टकराई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल उचाना में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम के मानेसर नवादा में एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वे कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। इसकी जानकारी दमकल विभाग को भी दी गई और दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की लपटें देखकर लोगों के होश उड़ गए। आग लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दमकल विभाग ने तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन इस आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
हरियाणा के पानीपत जिले में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने दिल्ली और पानीपत में अब तक 20 लग्जरी कारें चुराई हैं। इस हाईटेक गैंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक सिपाही निकला है। गिरोह के सदस्य चोरी के लिए टैब में इंस्टॉल एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर गाड़ियों को मिनटों में ही स्टार्ट कर ले जाते थे। पानीपत की एवीटी सेल ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। सोनीपत के कामी चौक के पास से गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान असीम निवासी किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में असीम ने कबूला है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पानीपत में 2 और दिल्ली में 18 लग्जरी कार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी असीम के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में वाहन चोरी में कुल 51 मामले पहले से दर्ज हैं। ऐसे में यह गिरोह पेशेवर अपराधियों का समूह था जो तकनीक और पुलिस तंत्र की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल आरोपी असीम को कोर्ट से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि इस रिमांड के दौरान और भी कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार तापमान में बढ़ोतरी होगी और मौसम विभाग ने 16 से 18 अप्रैल तक हीट वेव यानी लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दिनों के दौरान उमस भरी गर्मी अपने रंग दिखाएगी। यह हीट वेव का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले 2 दिन हरियाणा में मौसम में बदलाव रहा था और इस बदलाव के चलते कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन अब तापमान फिर से बढ़ रहा है। रोहतक का दोपहर को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अब धीरे धीरे तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 से 19 अप्रैल के दौरान हरियाणा में झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।